हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम यूनिट 4 के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है सबको कवर करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ या इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना देर किए जल्दी से हम बात करते हैं फंक्शन। सी फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का यूज क्यों होता है, आखिर इनकी नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फंक्शन क्या करता है कि किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में या कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे क्या होता है कि अगर हमें बहुत एक प्रोग्राम बनाना, अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जब किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अब मान लिया हमें प्रोग्राम लिखना है और ये प्रोग्राम क्या है, नंबर ऑफ 1000 लाइंस है। मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने कि 1000 लाइंस हमें प्रोग्राम के अंदर लिखनी है। अब हमें क्या करना है कि प्रोग्राम को जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए हम इसमें फंक्शंस का यूज करते हैं। फंक्शन का यूज मतलब हर एक फंक्शन अपना अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, अपने अपने रोल को निभाता है, जिसके लिए क्या कर रहा है कि अब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामर है, ठीक है। हमने कह दिया भैया तुम ए फंक्शन लिख दो, तुम ए फंक्शन लिख दो, तुम ए वाला फंक्शन लिख दो, हमारा प्रोग्राम जल्दी से बन जाएगा। या कह सकते हैं कि जैसे 1000 लाइन है तो हर एक 300 लाइन हमने 3 प्रोग्रामर के अंदर डिवाइड कर दी। तो फंक्शंस क्या करता है, किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, तो उसे को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। देखो यहां पे कह रहा है कि वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या करता है, कंटेंट करता है जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है इनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर होती हैं उनको क्लोज करता है। एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, इसकी रीयूजेबिलिटी होती है। कह सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या, हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस होता है उसको हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम कॉल्स करने का मतलब है कि जैसे अगर हमें 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाया, मान लो हमने एक कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर के अंदर हमने क्या कह दिया कि हमने ऐड नाम के ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें हमने क्या किया, यूजर से हम 2 वैल्यू ले रहे हैं, यूजर 2 भी वैल्यू, जो भी प्रोग्राम है इसका हमने प्रोग्राम लिख दिया। अब ऐड नाम से फंक्शन बनाया। अब हमें जब भी प्रोग्रामिंग करनी होगी, जहां भी हमें 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना होगा, वहां पे हम सिंपल ऐड लिखेंगे, ठीक है, और जो भी ऐड होगा और ये पूरा कोड क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो मतलब जो भी कोडिंग होती है हमें कोडिंग कम करनी पड़ती है। कम मतलब जैसे हमने फंक्शन बना दिया, अब इस फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं, जहां नीड पड़ेगी प्रोग्राम के अंदर वहां हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शन क्या होता है, एक तरह का ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो परफॉर्म करता है, टुगेदर परफॉर्म ए टास्क, एक काम को परफॉर्म करता है। एवरी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट 1 फंक्शन, हर एक सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता है, विच इज द मेन। अगर नहीं कुछ है तो मेन फंक्शन तो होगा, जहां से हमारी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है उसी को हम मेन फंक्शन कहते हैं। क्योंकि जब सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मतलब सी प्रोग्राम के अंदर हम कह सकते हैं एटलीस्ट 1 फंक्शन तो होता ही है। अब अगर बात करें फंक्शंस के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है भैया, फंक्शन की बात तो हो गई, फंक्शन होता क्या है, लेकिन फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या है। तो फंक्शन को देखो यूज करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। वी कैन अवॉइड रीराइटिंग द सेम लॉजिक कोड अगेन। मतलब क्या कह रहा है कि हम अवॉइड करते हैं, मतलब बच जाते हैं एक ही कोड को बार बार लिखने से, या कह सकते हैं एक ही लॉजिक को बार बार लिखने से हम बच जाते हैं। मतलब कि अगर हमने बताया, जैसे अगर हमें 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम हमने लिखा एक बार, ठीक है, हमने फंक्शन बना लिया स्वैप के नाम से, ठीक है, एक फंक्शन बना दिया स्वैप नाम से। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, 3 नंबर या 4 नंबर की स्वैपिंग कर रहे हैं। अब ये 3 नंबर या 4 नंबर की स्वैपिंग जहां जहां स्वैप करने का ऑप्शन आएगा हमें कि हाँ हमें नीड पड़ेगा कि हाँ यहां हमें 2 नंबर को स्वैप करने की जरूरत है, तो वहां पे हमने क्या करा, सिर्फ स्वैप लिख के इसको कॉल कर लेना। जब कॉल करेंगे तो सारी प्रोग्रामिंग हमें लिखनी नहीं पड़ेगी एक बार फंक्शन से, तो सबसे हम बच गए, इतना कोड लिखने से बच गए, सिर्फ एक लाइन में हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब कह सकते हैं वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम कह रहे हैं किसी सी प्रोग्राम को अंदर हम सी जो फंक्शंस है उसको हम मेनी टाइम्स, मतलब कितने भी टाइम्स हम उसको बुला सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। जब भी एक बार हमने बुला दिया, जब भी हमने एक बार प्रोग्राम को बना दिया, अब बना दिया फंक्शन को, जय बार उसको बुलाएंगे, जितनी बार हम कहेंगे भैया आ जाओ फंक्शन, भैया आ जाएगा फंक्शन अपना काम करेगा, काम करके चला जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, ट्रैक करता है लार्ज सी प्रोग्राम इजिली डिवाइड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, बात वही हो गई। फिर रीयूजेबिलिटी हो गया, मतलब एक ही प्रोग्राम को हम बार बार यूज कर सकते हैं मेन फंक्शन को कॉल करके। यहाँ कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखते हैं। हियर ऑल द पार्ट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, करता है रिटर्न ए वैल्यू करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है। रिटर्न टाइप इज ए डेटा टाइप। रिटर्न टाइप में क्या होता है, एक तरह का डेटा टाइप होता है। अब द वैल्यू ऑफ फंक्शंस रिटर्न, जो भी फंक्शंस क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करता है। ठीक है। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर ऑपरेशन। कुछ फंक्शन क्या करते हैं, डिजायर आउट। अब भैया सिंपल सी बात है, जब आप फंक्शन बना रहे हैं, अगर हमने बनाया कि स्वैप करना है दो नंबर के बीच में, तो हमने क्या किया, डिजायर आउटपुट तो देगा ही नहीं, क्योंकि हमने जब स्वैप करने के लिए बनाया तो स्वैप ही करेगा, कोई और तो काम करेगा नहीं। उसके बाद फंक्शन नेम हो गया। ये फंक्शन नेम क्या करता है, एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का एक्चुअल नेम होता है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर मतलब पैरामीटर लाइक इज ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे वैल्यू क्या हम पास कर रहे हैं उसके अंदर, जो वैल्यू पास करेंगे उसके लिए वर्क करेगा। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, फंक्शन बॉडी हो गई, कंटेंट ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होता है उसको कलेक्ट करने का काम किसका, फंक्शन बॉडी को होता है। अब एस्पेक्ट्स के बारे में देख ले। फंक्शन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन को सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली। अब ग्लोबली फंक्शन डिक्लेयर दो तरह से होती है। एक लोकल फंक्शन होता है, जैसे वेरिएबल लोकल फंक्शन होता है, वेरिएबल लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होता है। उसी तरह से हमारा क्या होता है, फंक्शन भी दो तरह से डिक्लेयर होता है। एक लोकल तौर पे, ग्लोबल। ग्लोबल तौर पे जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो होल प्रोग्राम, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास प्रोग्राम होंगी, हम कहीं भी प्रोग्राम के अंदर एनीवेयर कॉल कर लेंगे अपने फंक्शंस को। तो जो भी फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले हमें क्या ध्यान देना है कि फंक्शन हमें ग्लोबली डिक्लेयर करना है। सिंटैक्स क्या होगा, रिटर्न करेंगे। टाइप किस तरह का टाइप है, फंक्शन का नाम देंगे, आर्गुमेंट लिस्ट, जो भी आर्गुमेंट पास करना हम पास कर देंगे। उसके बाद फंक्शन क्या कॉल क्या होता है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। प्रोग्रामिंग के अंदर हम कहीं से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी बुला सकते हैं, भैया आओ हमारा काम करो। ठीक है। इन द प्रोग्रामिंग वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन। हम सेम नंबर ऑफ फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका डिक्लेरेशन क्या हो गया, फंक्शन नेम हो गया, उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी उसको देंगे तो हमारा फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन डिफिनेशन क्या होती है, इट्स कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट। ये क्या करता है, कंटेन करता है एक्चुअल स्टेटमेंट को, जो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। सिंटैक्स क्या होगा, रिटर्न टाइप हमने लिया, फंक्शन का नाम लिखा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखा, उसके बाद फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन क्या करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन होती है। अब बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दूसरा ठीक है, एक तरह का क्या होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको, मतलब जो सी के हेडर फाइल के साथ आते हैं उनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, जिनको बनाना हमें नहीं पड़ता है, जो प्रीबिल्ड होते हैं, यानी पहले से प्रोग्रामिंग के साथ बन के आते हैं, हमारे कंपाइलर में इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर बाय द सी हेडर फाइल, जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर, सच है जैसे स्कैनअप हो गया, प्रिंटअप हो गया, गेट हो गया, पुट्स हो गया, सेल हो गया, फ्लोर, ये सब क्या कर रहे हैं, ये प्री डिफाइंड या कह सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन है। अरे हमने भैया प्रिंटअप लिखा, ठीक है, हम प्रिंटअप एक तरह का फंक्शन, उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटअप का काम क्या है, प्रिंटअप का काम है जो भी वैल्यू इसके अंदर, जो भी आर्ग्यूमेंट पास हम करेंगे यहां पे, उसको क्या करना है, कंसोल के ऊपर डिफाइन करना है, मतलब कंसोल डिस्प्ले के ऊपर यूजर को दिखाना है, प्रिंटअप का काम। स्कैनअप का काम क्या है कि भैया स्कैनअप से जो भी वैल्यू आई है, जो नहीं यूजर ने जो इनपुट हमको दिया है, यूजर स्कैनअप क्या करता है कि जो भी यूजर हम कोई प्रोग्राम ने हमसे नंबर मांगा, अब जो भी नंबर्स हम दे रहे हैं स्कैनअप को, स्कैनअप क्या कर रहा है कि उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, सिंपल। फिर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम क्या करता है, जो एक प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसको यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है भैया, प्रोग्रामर जैसे अब हमें कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, स्वैप करना है, सम करना है, कैलकुलेशन करना है या कैलकुलेटर बनाना है, तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो क्या होते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन में नहीं इंक्लूड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। सच एग्जांपल तौर पे करें, अब कह रहा है कि फंक्शन एग्जांपल फॉर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, कह रहा है बिना आर्ग्यूमेंट्स के रिटर्न वैल्यू हमको करना है।
तो हमने यहाँ पे example1 को देखा, include.studio.h हो गया, ये हमारा हेडर फाइल हो गया, हेडर फाइल। अब यहाँ पे हमने वाइड प्रिंट के नाम से, प्रिंट एक टाइप हमारा क्या होगा, टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप वाइड हो गया, वाइड। अब हमने प्रिंट नेम के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है। वाइड मेन से हमारा फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। यहाँ पे वाइड टाइप हो गया, इंट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाइड टाइप। अब उसके बाद प्रिंटफ हमने किया, हलो किया, ठीक है, प्रिंटफ हलो किया। अब उसके बाद प्रिंटफ प्रिंट नेम कर दिया। अब नेम कर दिया भैया, हमारा फंक्शन कर रहा है प्रिंट नेम। अब प्रिंट नेम करता क्या है, सबसे पहले हमने फंक्शन को यहां दी। अब फंक्शन करता क्या, देखो, अब फंक्शन हमने अपने फंक्शन को यहां डिफाइन किया, फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन में यहां हमने क्या कर दिया कि वाइड कर दिया, ठीक है, वाइड किया। उसके बाद हमने यहां पे कर दिया कि प्रिंट नेम करो, ये हमारा फंक्शन था, वाइड टाइप हो गया, फंक्शन नेम हो गया। अब इसके अंदर जो भी इसकी पैरामीटर है, पैरामीटर यानी स्टेटमेंट कह सकते हैं, प्रिंट ऑफ edu डिजायर, मतलब एजुकेशन डिजायर को प्रिंट करो भैया। अब ये दोनों स्ट्रिंग को क्या करेगा, जोड़ देगा, हेलो edu डिजायर, कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। विदाउट आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू कर रहा है, देख रहे हैं, यानी फंक्शन हमारा डिक्लेयर यहां पे हुआ है, फंक्शन कॉल कह सकते हैं कि फंक्शन कॉल हमने यहां पे किया है, ठीक है, प्रिंट नेम के नाम से, ठीक है, फंक्शन कॉल हमारा यहां पे हुआ है, ए हमने यहां पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है, बनाया है, कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद example2 हो गया, example2 के अंदर क्या कर रहा है कि include studio.h हो गया, ठीक है, include studio.h हो गया, वाइड सम हो गया, ठीक है, वाइड सम हो गया। अब हमने सम के नाम से एक फंक्शन बना लिया भैया, ठीक है, जिसको हमने बता दिया कि वाइड फंक्शन, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमने डिफाइन कर दिया कि वाइड सम के नाम से हमें एक फंक्शन बनाना है। अब यहाँ वाइड मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमने सबसे पहले प्रिंट किया, प्रिंट में क्या किया कि हमने कहा कि कैलकुलेट टू, जिसको गोइंग टू कैलकुलेट, जिसको कैलकुलेट करना है, आप 2 नंबर, हमने यूजर से कहा कि भैया 2 नंबर हमको दो, हम जिसको कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सम फंक्शंस को कॉल किया, फंक्शन को कॉल, देखो फंक्शन कहीं भी डिक्लेयर आप कर सकते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करना है आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप ऊपर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, नीचे भी। अब यहाँ पे हमने फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा। अब हम फंक्शन को बना रहे हैं कि वाइड सम काम कैसे करेगा, वाइड सम काम कैसे करेगा, इसमें इंटीजर हमने लिया ए और बी, 2 वेरिएबल लिए इन टाइप के, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, प्रिंटअप किया, इंटर 2 नंबर, हमने यूजर से मांगा कि भैया 2 नंबर हमको दो, यूजर ने 2 नंबर दिया, उनको हमने मेमोरी के अंदर सेव कर दिया। जब हम नंबर को सेव कर दिए उसके बाद सम इज, अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। तो अब सम जब फंक्शन लिखेंगे, जब इतना लिखेंगे ना सम, तो ये सारे परफॉर्म, इतनी कोडिंग हमको नहीं करने की जरूरत। अब कहीं भी हमको अगर सम लिखना है तो हम सम करेंगे ऐसे, ठीक है, कर देंगे, नंबर्स को ऐड कर देगा, तो ये सम फंक्शन होगा। यही पावर है फंक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट किया, जैसे यहाँ पे पूछा कि 2 नंबर तो हम जिसका कैलकुलेशन देंगे, एंटर 2 नंबर्स किया, उसके बाद हमने 20 और 24, यानी 20 और 24 को हमने दिया, तो एक कह दिया कि 10 इज 44, हमको आंसर दे दिया। अब आगे बात करें कि अगर हम एग्जांपल फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन को अब आर्ग्यूमेंट के साथ विदाउट रिटर्न वैल्यू को बिना रिटर्न किए एक आर्ग्यूमेंट के साथ कैसे हम लेते हैं, तो कह रहा है कि ये प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर हम देंगे, 5 नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप 5 नंबर को जोड़ के 5 से जितना भी उसका सम आएगा उसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे include.studio लगा दिया, वाइड एवरेज फंक्शन के अंदर कितने तरह के, अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने पास किया, ये आर्ग्यूमेंट्स है, किस तरह की वैल्यू होगी, इंटीजर होगी, इंटीजर, सारी वैल्यू इंटीजर होगी। हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हमारी सारी चीजें होनी है, प्रोग्रामिंग क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर ही होती है। उसके बाद इंट किया, हमने 4-5 तरह के वेरिएबल डिफाइन किए, ABCDE 5 वेरिएबल को डिफाइन किया। प्रिंटअप किया, हमने कहा जो भी कैलकुलेट करना एवरेज ऑफ 5 नंबर उनको दो, प्रिंट कर दिया, एंटर 5 नंबर, 5 नंबर को भैया दो। अब यूजर ने 5 नंबर देगा तो 5 के लिए हमने 5 एड्रेस बना दिया, एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस सी, एड्रेस डी, एड्रेस ई। अब उसके बाद एवरेज करके हमने क्या किया, एवरेज देखो हमने फंक्शन यहां था हमारा एवरेज फंक्शन, अब इसके अंदर हमने क्या किया, वैल्यू को पास कर दिया, ABCDE, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसी को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ABC, जिसको पास करना मतलब जिसका कैलकुलेशन करना है। अब यहां पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, वाइड एवरेज किया, इसमें इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर ई तक हमने वैल्यू को ले लिया। अब उसके बाद हमने फ्लोट एवरेज दिखाया,
फ्लोट एवरेज क्यों दिखाया, क्योंकि जो भी एवरेज होगा हमारा डेसिमल में आएगा, इसलिए हमने फ्लोट बनाया। ठीक है, इंटीजर बनाएंगे, जो भी डेसिमल वाली वैल्यू होगी उसको वो नहीं कंसीडर करेगा। अब एवरेज इज इक्वल टू हमने किया, सबको जोड़ के हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब प्रिंट कर दिया, तो एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज एवरेज। एवरेज में 5 नंबर आ जाएगा, जहां पे हमने एवरेज लिखा है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे एवरेज है यहां पे, अब ये क्या होगा, एवीजी के नाम से हमारी वैल्यू प्रिंट हो गए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से सारी चीजें कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह दिया हम कि गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज एज 5 नंबर। ठीक है, यूजर से इसने नंबर मांगा, यूजर ने नंबर दे दिया, 10 दिया, 20 दिया, 30, 40, 50, 5 नंबर दे दिए, जितना भी आया सबको ऐड किया। ठीक है, ऐड करके उसके बाद 5 से डिवाइड किया तो 30 हमारे पास आंसर आया। 30.0000 जीरो क्यों आया, क्योंकि हमने फ्लोट पॉइंट लगाया था। अगर फ्लोट नहीं लगाते तो 00 नहीं आता, सिर्फ वैल्यू इंटीजर में आती। ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। सबसे पहले अब बात करें सी लाइब्रेरी फंक्शन। जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो पहले से इनबिल्ड होते हैं, कितने तरह के, जो सी लाइब्रेरी फंक्शन आर द इनबिल्ड फंक्शन इन सी, वो पहले से सी के अंदर इनबिल्ड होते हैं। द ग्रुप ऑफ प्लेस एट द कॉमन प्लेस कॉल्ड इज द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं एक ही जगह से कॉल होते हैं, एक ही तरीका होता है कॉल करने का उसका। और कह सकते हैं जो फंक्शंस होते हैं यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रिंटअप इज अ लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू प्रिंट ऑन द कंसोल। अब जैसे प्रिंटअप क्या है, एक तरह का लाइब्रेरी फंक्शन है जो क्या करने के लिए यूज किया जाता है, किसी भी चीज को कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ सी लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में जो ज्यादातर यूज होने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर ले। सबसे पहले studio.h। आप देखेंगे जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने अभी तक की है सब में studio.h का हमने यूज किया। तो studio.h क्या करता है कि एक स्टैंडर्ड है इनपुट और आउटपुट का हेडर फाइल। ये क्या करता है, studio.h हमारे प्रोग्राम के अंदर हम यूजर से इनपुट ले पाए, यूजर को आउटपुट दे पाए, इसके लिए हम studio.h का काम करते हैं। इट्स कंटेन ऑल द लाइब्रेरी फंक्शन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद conio.h हो गया। conio.h क्या करता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो कंसोल के ऊपर इनपुट आउटपुट होता है उसमें हेडर फाइल का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, स्ट्रिंग एच क्या करती है, इट्स कंटेन करती है ऑल स्ट्रिंग रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन लाइक गेट पुट्स। मतलब जितने भी स्ट्रिंग होंगे, स्ट्रिंग क्या हो गए, स्ट्रिंग होते क्या है, स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्ट्रिंग क्या होते हैं कि जैसे कोई नाम हो गया, एक तरह का स्ट्रिंग हो गया। जैसे अभी की बात कर ले ईडीयू डिजायर, ठीक है, ये चैनल का नाम हो गया, तो ईडीयू डिजायर एक तरह की क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जब भी हम यूज करेंगे तो उसके लिए string.h फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है math.h। math.h क्या करता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम math.h फंक्शंस को कॉल करते हैं। जस्ट लाइक किस तरह के स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना हो, पावर फाइंड आउट करना, ये सारी फंक्शंस को करते हैं। तो कंटेन ऑल मैथ ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद टाइम एच क्या करता है कि टाइम एच में हेडर फाइल कंटेन करती है टाइम रिलेटेड फंक्शन। टाइम रिलेटेड फंक्शन कह सकते हैं जैसे अगर हमें टाइम स्टोर करना हो या फिर टाइम शो करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम.h का यूज करते हैं। सी टाइप की अगर बात करें, सी टाइप फंक्शन की, तो एक कंटेन करता है कैरेक्टर हैंडलिंग करता है, एक कैरेक्टर को हैंडल करने का काम करता है सी टाइप। उसके बाद यह लोकल होगा, इसके लिए क्या है, कंटेन करता है लोकल फंक्शंस को। उसके बाद stdlib.h हो गया, इसके लिए हम क्या, कंटेन ऑल द जनरल लाइब्रेरी फाइल, जैसे मैलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, एग्जिट हो गया, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरीज फंक्शन हो गई। अब अगर हम बात करें, देयर आर टू मेथड पास द डेटा इनटू फंक्शन। डेटा मतलब किसी भी डेटा को फंक्शन के अंदर पास करने के दो तरीके हैं, कॉल बाय फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू हो गया, कॉल बाय रेफरेंस हो गया, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस पे एग्जांपल या इसकी डिफिनेशन लिखने को आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। देखो, कॉल बाय वैल्यू के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें। द कॉल बाय वैल्यू मेथड एक तरह का होता है पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास करना है। देखो कह रहा है ना, कॉल बाय वैल्यू, किसी भी फंक्शन को कॉल करो एक वैल्यू के जरिए, मतलब एक आर्गुमेंट पास करके किसी भी फंक्शन को कॉल करना ही कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। कॉपी द एक्चुअल वैल्यू, एक करता है कॉपी कर लेता है जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है, एन आर्ग्यूमेंट के एक्चुअल वैल्यू को कॉपी कर लेता है इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन के पैरामीटर में।
अदर वर्ड में हम इसको क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो यूज की जाती है, इज यूज टू इन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर यूज कर जाती है कॉल इन बाई वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड के हिसाब से। फिर इन कॉल बाई वैल्यू, जो कॉल बाई वैल्यू होता है, वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर से, इन फॉर्मल पैरामीटर में, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर से के द्वारा हम फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब कॉल बाई वैल्यू में जो डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होता है फॉर एक्चुअल एंड पैरामीटर, जैसे जो एक्चुअल पैरामीटर होता है, फॉर्मल पैरामीटर होता है, दोनों के लिए डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होता है। ये नहीं कि एक ही में मेमोरी एलोकेशन होता है, दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम समझते हैं एग्जांपल, चीजें ज्यादा समझ में आती है एग्जांपल से, ठीक है। अब हमने क्या किया, include.studio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद वाइड चेंज, ठीक है, वाइड चेंज के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया भैया, ठीक है। वाइड मतलब वाइड हमारा टाइप हो गया, ठीक है। अब चेंज का मतलब चेंज के नाम से एक फंक्शन है जिसमें हमने इंटीजर के नंबर से एक नंबर लेना है जो किसका होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब हमने प्रिंट किया बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, मतलब वैल्यू को फंक्शन के अंदर बिना ऐड किए कैसे जो भी आउटपुट आएगा उसमें हमने क्या किया, नंबर्स को शो करा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, num इज इक्वल टू नंबर प्लस 100, मतलब जो भी नंबर यूजर देगा उसमें हमें 100 को ऐड कर देना। अब प्रिंट आफ्टर एडिंग वैल्यू, अब वैल्यू को ऐड करने के बाद हमें नंबर प्रिंट कर दो। देखो उस पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किया तो वहां पे हमने फंक्शन को बाद में डिक्लेयर किया था, यहां हमने फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर लिया। अब हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है यहां से मेन फंक्शन से। अब हमने x की वैल्यू 100 दे दी, 100 जब x की वैल्यू हमने पास किया, अब यहां पे कह रहा है कि प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉल, बिना फंक्शन कॉल के जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 100 प्रिंट होगी, जो भी x की है। अब उसके बाद चेंज x कर देंगे। चेंज x जब हम जैसे हम फंक्शन चेंज x को कॉल करेंगे मतलब यहां हमारा प्रोग्राम आ गया, अब यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अब पहली लाइन प्रिंट करेगा बिफोर प्रिंटिंग द वैल्यू इंसर्ट, पहले इंसर्ट किए बिना प्रिंट करेगा, मतलब 100 फिर से प्रिंट करेगा नंबर, क्योंकि नंबर तो 100 ही अभी। अब उसके बाद नंबर में क्या करेगा, नंबर प्लस 100 कर देगा, यानी वैल्यू में 100 में प्लस 100 जोड़ देगा, यानी 100 में 100 को ऐड करेगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 200, ठीक है। अब फिर वहां से फिर ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा यहाँ, फिर अब यहां पे आएगा, फिर कहेगा आफ्टर फंक्शन कॉल, अब फिर फंक्शन कॉल होने के बाद फिर से वैल्यू को प्रिंट करो तो रिटर्न करेगा 0। तो देखते हैं आउटपुट कैसे आता है, किस तरह। देखो बिफोर फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के कॉल करने से पहले वैल्यू 100 थी, ठीक है। बिफोर एडिंग फंक्शन वैल्यू क्या थी, 100 थी, ठीक है। जब ऐड किया, जैसे हमने देखा था ना कि क्या था, जो भी नम था, ठीक है, नम क्या हमारा नंबर है, फिर क्या किया, नम इज इक्वल टू 100 किया था, ठीक है, यहां पे 100 किया था, तो नम की वैल्यू क्या थी, 100 थी, 100 को ऐड किया तो क्या हो गया, 200 हो गया। उसके बाद आफ्टर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के बाद भी 100 को प्रिंट करता है। उसके बाद अगले एग्जांपल को अगर हम समझे, कह रहा है कि नाउ लेट्स अस द फंक्शन स्वैप, फंक्शन कोई स्वैप का फंक्शन है बाय पासिंग एक्चुअल वैल्यू एज इन द फॉर एग्जांपल, कह रहे हैं हम एक्चुअल वैल्यू को जब पास करते हैं तब किस तरह से वर्क करता है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि include.studio.h लिया, यहां पे हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन कर लिया कि वाइड स्वैप के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। वाइड तो हमारा डेटा टाइप हो गया, ठीक है। यहां स्वैप के नाम से फंक्शन बनाया कि जो भी इंटीजर x होगा, इंटीजर y होगा, उनके अंदर हमें स्वैप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ये फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब हमारा इंट मेन हो गया, यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले यूजर से हमने एक वैल्यू हमने दी, इंट a इज इक्वल टू 100 हो गया, इंट b इज इक्वल टू 200 हो गया। अब कह रहा है कि बिफोर स्वैप वैल्यू, वैल्यू स्वैप होने से पहले a की वैल्यू क्या है, बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू क्या है, 100 है। बिफोर स्वैप वैल्यू अब b की वैल्यू क्या है, 200 है, ठीक है। अब उसके बाद कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को हमने कॉल किया स्वैप a और b, ठीक है। अब स्वैप हमने करा दिया, a और b के अंदर स्वैप करा दिया। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगी, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। रिटर्न कर दिया। अब ये तो हमारा फंक्शन खत्म हो गया प्रोग्रामिंग। अब हमने फंक्शन को कॉल कहां किया, फंक्शन को डिक्लेयर कहां किया है, फंक्शन को इनिशियलाइजेशन यहां पे किया है। देखो वाइड स्वैप हुआ, स्वैप नाम का फंक्शन हमने बनाया। अभी क्या कर रहा है कि इंटीजर x हो गया, इंटीजर y, अब इसके अंदर वैल्यू एक हमने इंटीजर टेम्परेचर ले लिया, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेम्परेचर करें सॉरी, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया टेम्प के नाम से। अब क्या करेंगे, जैसे 3 नंबर है, देखो अगर a की वैल्यू 100 है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 200 है। अब हमने एक टेम्प नाम से वेरिएबल बना लिया,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी टेम्प में अब 100 आ गया। ए की वैल्यू क्या हो गई, अब ए क्या है, अभी खाली है, ठीक है, ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं। अब हम ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बी, यानी ए में हमने 200 की वैल्यू डाल दी। अब बी इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, टेम्प कर दिया, ठीक है। अब क्या आ गया कि जो ए है इसके अंदर ए बी वाली वैल्यू क्या आ गई 200, और बी के अंदर क्या आ गई ए वाली वैल्यू, ये जो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू लिखा था ए 100, अब 100 यहां आ जाएगा बी के अंदर। तो इस तरह से हम स्वैपिंग कर लेते हैं। तो टेम्प एक्स हो गया, सेव द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को सेव कर लिया। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वाई हमने कर दिया, पुट द जो भी y की वैल्यू थी उसको x में कर दिया, फिर y की वैल्यू y में हमने टेम्परेरी वेरिएबल की जो वेरिएबल थी उसको स्वैप कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्वैप फंक्शन को बना दिया। अब देखो बिफोर स्वैपिंग क्या होगा, स्वैपिंग से पहले 100 था और यहाँ पे 100, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई, वैल्यू ऑफ ए, एक मिनट, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया 200 और यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, बी की वैल्यू 100 हो जाएगी, ए की वैल्यू 200 हो जाएगी, ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय वैल्यू हो गया, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल पासिंग इनटू द फंक्शन कॉल। भैया देखो आपने सुना होगा रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर मान लो आपको किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप कहते हैं कोई अगर बड़ा आपकी पहचान का कोई है तो आप कहते हैं भैया कोई रेफरेंस है आपका, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है, आप उसका एड्रेस देते हैं, एक तरह का एड्रेस देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में जो भी एड्रेस होता है, जो भी वेरिएबल होता है, उसके एड्रेस को हम पास करते हैं फंक्शन कॉल में। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल को न आर्ग्यूमेंट के तौर पे देके बल्कि हम उसके एड्रेस को क्या करते हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड, इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर होती है मॉडिफाई हो सकती है। बी चेंज द फॉर्मल पैरामीटर द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, जो फॉर्मल पैरामीटर होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर के अंदर पास कर सकते हैं। मेमोरी, जो मेमोरी एलोकेशन होता है सिमिलर फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम होता है। जो एक्चुअल पैरामीटर होता है और फॉर्मल पैरामीटर होता है, दोनों के लिए मेमोरी एलोकेशन सेम जगह सेम तरह से होता है, ठीक है। ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शंस, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं फंक्शन के अंदर आर परफॉर्म ऑन द वैल्यू, वैल्यू को ऊपर परफॉर्म करते हैं, स्टोर एट द एड्रेस, उनके एड्रेस को स्टोर करते हैं ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, एंड द मॉडिफाई वैल्यू गेट स्टोर एट द सेम एड्रेस, और मॉडिफाई वैल्यू को भी वहीं पे स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच के नाम से फंक्शन एक हमने प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लिया, या कह सकते हैं हेडर फाइल को कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे वाइड चेंज के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, इंटीजर लिया, इसकी वैल्यू, अब देखो यहाँ पे पॉइंटर का हमने यूज किया है, एस्ट्रिक्ट क्या होता है, पॉइंटर को शो करता है। अब यहाँ पे नंबर हो गया, ठीक है। अब बिफोर कह रहा है कि बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के पहले फंक्शन के कॉल होने से पहले जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर वो क्या होगा, उसमें हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ नंबर, नंबर का जो भी एड्रेस है उसको दिखा दिया भैया। अब नंबर के जो भी एड्रेस में जो भी वैल्यू, उसमें हमने क्या किया, 100 को जोड़ के उसके इक्वल कर दिया नंबर के, फिर आफ्टर वैल्यू कर दिए, जो भी आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर वैल्यू को ऐड करने के बाद फिर से नंबर का हमने क्या किया, एड्रेस दे दिया यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं कि इंट मेन फंक्शन हो गया, इंट इज इक्वल टू 100 हमने वैल्यू रख ली, ठीक है, इंट इज इक्वल टू 100 वैल्यू रख दी। अब बिफोर कह रहा है कि फंक्शन कॉल करने से पहले जब भी हम वैल्यू पास करेंगे 100 होगी। चेंज एक्स, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स कर दिया, मतलब जो भी फंक्शन था फंक्शंस को इसने कॉल कर लिया। अब फंक्शन हमने बनाया क्या था ये देखते हैं, ठीक है, जो चेंज के नाम से बनाया, ठीक है, चेंज किया है। अब यहाँ पे हमने नंबर दिया, फिर यहाँ पे एड्रेस, आप देखो यक्स का जो भी एड्रेस है उसको हमने दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया आफ्टर फंक्शन, उसके बाद रिटर्न कर दिया 0। अब देखो कह रहा है कि बिफोर फंक्शन फंक्शन के कॉल होने से पहले, मतलब सबसे पहले इंट मेन ए वाला पार्ट हमारा प्रोग्राम का चलेगा। तो सबसे पहले 100 को प्रिंट किया, उसके बाद फिर कह रहा है कि चेंज एक्स, अब यहां पे आ गई हमारी प्रोग्रामिंग ये वाले पार्ट पे, ठीक है। अब फंक्शन कॉल हो गया ना, यहाँ पे चेंज एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन हमारा कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, तो बिफोर एडिंग होने से पहले 100 है, एडिंग होने के बाद कितनी होगी, अब नंबर क्या था
पहले से हमारे पास x का नंबर क्या था 100 था, 100 में भैया 100 जोड़ दो कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, एडिंग ऑफ द वैल्यू इनसाइड द 200 हो गया। उसके बाद आफ्टर फंक्शन कॉल, अब फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यू क्या होगी, फंक्शन को कॉल करने के बाद 200 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 200 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो गया। एक एग्जांपल और समझते हैं, कह रहा है कि लेट्स नाउ कैन द फंक्शन स्वैप, फंक्शन स्वैप के बारे में देखते हैं कि पासिंग वैल्यू बाय रेफरेंस एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। अब कोई पासिंग करना, स्वैप करना है वैल्यू को पास करके, कैसे करते हैं सबसे पहले देखते हैं। हमारा हेडर फाइल हो गया, मेन हो गया, इंट मेन हो गया, लोकल वेरिएबल हमने डिफाइन किया, ए की वैल्यू 100 हो गई, 2 की वैल्यू 200 हो गई। जैसे हमने पिछले एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था, एग्जांपल सेम है, बस इसमें कॉन्सेप्ट अलग है। वो कॉल बाय वैल्यू में हमने यूज किया था और इसको कॉल बाय रेफरेंस में हम यूज कर रहे हैं। अब हमने प्रिंटअप किया बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग के होने से पहले ए की वैल्यू क्या होगी 100 होगी। अब बिफोर स्वैप बी की वैल्यू क्या होगी 200 होगी। अब कॉल कर दिया स्वैप, एड्रेस आप ए दे दिया, एड्रेस आप बी हमने दे दिया, एड्रेस ए और बी को दे के हमने स्वैप करा दिया। ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया। फंक्शन के अंदर जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, आर्ग्यूमेंट क्या है, एड्रेस आप ए दिया, एड्रेस आप बी। अब कह रहा है कि प्रिंटिंग आफ्टर स्वैप वैल्यू, वैल्यू को स्वैप होने के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई, अब भैया ए की वैल्यू स्वैप होने के बाद 200 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। फंक्शन को हमने रिटर्न कर दिया 0, ठीक है। अब यहां पे जब हमने वाइड फंक्शन, ये तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम फंक्शंस को डिक्लेयर कहां करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर किया, वाइड स्वैप किया। अब इंट यहां पे एड्रेस आप एक्स लिया, इंट एड्रेस ऑफ वाई लिया। अब एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसके हमने क्या किया, टेम्परेरी में एक्स की वैल्यू को दे दिया और एक्स में वाई की वैल्यू को दे दिया और असाइन कर दिया वाई में फिर टेम्परेरी वैल्यू। अब रिटर्न कर देंगे जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो कुछ हमारा फंक्शन इस तरह से चलेगा। अब आगे अगर हम डिस्कस करें कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, या फिर हो सकता है 2 नंबर में भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 2 नंबर में आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना है, अगर 10 नंबर का पूछे तो आपको और भी बना चना के लिखना है और कह सकते हैं एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है। अब कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, देखो कॉल बाय वैल्यू क्या करता है कि कॉपी करता है वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। ये क्या करता है, फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को पास करता है। लेकिन ये क्या करता है कि फंक्शन के अंदर कॉल बाय रेफरेंस एंड एड्रेस ऑफ वैल्यू पास्ड इनटू द फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या करता है, एक वैल्यू को पास करने का काम, एक एड्रेस को पास करने का काम करता है। जो भी वैल्यू होती है उसके एड्रेस को पास करता है और कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, उसी को पास कर देता है, ठीक है, मतलब वैल्यू को ही पास कर देता है। एक्चुअल जो एक्चुअल पैरामीटर होता है और फॉर्मल पैरामीटर होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर क्रिएटेड बाय द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर हमारा होगा, फॉर्मल पैरामीटर हो गया, या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि सेम मेमोरी लोकेशन में क्रिएट होते हैं। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। फिर वर्जन, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो मॉडिफाई नहीं होती है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आर पासिंग यूजिंग ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट पास कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड हमें पॉइंटर की नीड पड़ती है। हमने देखा पॉइंटर का हमने यूज किया था, ठीक है, पॉइंटर की नीड पड़ती है किसी भी वैल्यू को पास करने के लिए। डज नॉट अलाउ टू मेक एनी चेंजेस इन द एक्चुअल वेरिएबल, कि एक्चुअल वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजमेंट करने के लिए ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन जो कॉल बाय रेफरेंस रहता है ये क्या करता है कि अलाउ करता है किसी भी वैल्यू के या वेरिएबल के साथ फंक्शन कॉल करते समय उसमें चेंज करने के लिए। अब अगर बात करें डिफॉल्ट इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ हो गया, PHP हो गया, ठीक है, नेट हो गया, इनमें हम करते हैं कॉल बाय वैल्यू का यूज। इट्स सपोर्टेड बाय द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा बट नॉट एज डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट नहीं होता है, लेकिन डिफॉल्ट तौर पे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि एड्रेस कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। अब रिकर्सन फंक्शन के बारे में बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिकर्सन फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब क्या हो गया, रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन क्या करता है, अपने आप को ही बार बार रिपीट करता है, अपने आप को बार बार रिपीट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्सन कहते हैं भैया, ठीक है। रिकर्सन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इन द सेल्फ सिमिलर वे।
खुद से खुद को बार बार कॉल करता है। अब कोई फंक्शन हमने बनाया, अब फंक्शन के अंदर हम उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं भैया, तब हो गया, वो क्या हो गया, हमारा रिकर्सन फंक्शन उसको कहते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम अलाउ टू कॉल ए फंक्शन इनसाइड द सेम फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन अपने अंदर अपने को कॉल कर सकता है, ठीक है। कॉल बाय रिकर्सिव कॉल कहते हैं जिसको रिकर्सिव कॉल करते हैं। अब क्या करेगा, सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है फंक्शन ऑफ द कॉल इटसेल्फ, कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, एक क्या करती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है। व्हाइल यूजिंग द रिकर्सन प्रोग्रामिंग नीड टू केयरफुल डिफाइन एंड एग्जिट, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, रिकर्सन फंक्शन का यूज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं रिकर्सन का यूज कर सकते हैं, तो हमें बहुत सी ध्यान रखना है कि एग्जिट कंडीशन को डिफाइन करना है फंक्शन के, अदरवाइज क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अगर भैया हम लूप से बाहर निकलने की कंडीशन न बनाए तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, जिससे क्या हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन वेरी यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे रिलेटेड हम कुछ अभी फिबोनाची सीरीज हो गई, इस तरह के फैक्टोरियल हो गए, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जो कि एग्जाम में इनके एग्जाम्पल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, फिबोनाची सीरीज, ऐसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिकर्सन भैया। अब अगर देखें सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले वाइड हो गया रिकर्सन, ये हमने रिकर्सन मतलब एक फंक्शन बना दिया, इसका रिटर्न टाइप वाइड है, और हम कह सकते हैं रिकर्सन हमारे फंक्शन का नाम है। अब रिकर्सन क्या कर रहा है, देखो रिकर्सन को खुद कॉल कर लिया, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, खुद कॉल कर लिया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम होता है, फिर प्रोग्राम के अंदर भी कॉल किया, तो मतलब मल्टीपल टाइम्स खुद को रिपीट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिकर्सन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल कर रहा है रिकर्सन इज कैलकुलेट टू फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। फैक्टोरियल होता क्या, सबसे पहले समझते हैं। फैक्टोरियल अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अगर हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 इंटू 4 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, ठीक है, इंटू 2 करेंगे, इंटू 1 करेंगे, इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू कर देंगे, मतलब ठीक है, 0 करेंगे तो भैया सब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 4 जा कितना होगा, 20 हो गया, ठीक है, इंटू कर देंगे, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू। तो फैक्टोरियल इससे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको तो पता हो गया। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग कैसे लिखें, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको include.studio या हेडर फाइल बनाना, उसके बाद एक int फैक्ट के नाम से हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया कि जो भी वैल्यू के मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इंटीजर वैल्यू की ही नीड पड़ेगी। इंट मेन हमने यहाँ से अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, उसके बाद यहाँ से हमने इंट ले लिया, एक यन लिया, एक यम, 2 वेरिएबल हमने डिफाइन किया। अब हमने कहा, हमने प्रिंटअप किया, यूजर से हमने क्या कहा कि इंटर ए नंबर हो, ऐसा एक नंबर एक दो जिसको आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, कोई भी नंबर दो, मैं आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दूंगा। तो हाँ, यहाँ पे स्कैनएफ लगा दिया। अब जो भी यूजर वैल्यू देगा उसको हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ यन में, मतलब नंबर जो भी देगा नंबर में, एड्रेस में उसको स्टोर कर लेंगे। अब हमने यफ इज इक्वल टू हमने क्या किया, फैक्ट यन, मतलब जो भी हमने फंक्शन बनाया था उसको हमने कॉल कर लेना है, ठीक है। अब प्रिंट कर देना है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, यफ को प्रिंट करा देना है, ठीक है। अब देखो, अब फैक्टोरियल काम कैसे करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन किया है, मतलब फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन कैसे बना, इंट लिया हमने, फंक्शन लिया, फैक्ट लिया, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, फैक्ट। अब इंट क्या हो गया, यन हो गया, यन मतलब नंबर को हमें पास करना, जो भी यूजर नंबर देगा इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अब हमने इफ कंडीशन लगाया, अगर जो भी यूजर नंबर दे रहा है या अगर उसकी वैल्यू यन के इक्वल होती है, देन उसकी वैल्यू क्या हमें रिटर्न कर देना। अरे भैया 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, तो ऐसा हमने कर देना। अब उसके बाद हमने कहा, अगर एलसीफ, अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो यन की वैल्यू 1 देता है यूजर, तब भी उसको 1 प्रिंट करके दे दो भैया, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल खुद 0 और 1 ही होगा, तो डायरेक्ट हमने कर दिया। एलसीफ, अगर ऐसा नहीं होता है, अब क्या होगा, एल्स हो गया, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न हम क्या करेंगे, यन, जो नंबर दिया है, नंबर जो भी दिया, मान लो 5 दिया, 5 नंबर दिया, अब फैक्ट कर दिया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर क्या, n - 1 जो भी नंबर होगा, यानी मल्टीप्लाई 5 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी फैक्टोरियल 5 - 1, ठीक है, करते जाओ इसको, ठीक है। तो इसको तब तक करते जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू क्या होगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह फिर आगे
फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर अब नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 के अंदर फिर से हम कॉल करेंगे, 4 को 4 माइनस 1 करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 4 हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, अब 4 वाली वैल्यू है, अभी यहां से माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, फिर -2, कुछ इस तरह से वैल्यू करते जाते हैं, या कह सकते हैं इस तरह से। देखो ये तो सिंगल फंक्शन 1 के लिए बनाया। अभी जैसे यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, अब यहाँ पे क्या 5 माइनस 1, ठीक है, फिर 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, ठीक है, फिर 5 माइनस 4, यहां तक ये फंक्शन ऐसे चलेगा, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं किस तरह से प्रोड्यूस करता है। एंटर ए नंबर ऑफ फैक्टोरियल, हमने 5 किया तो फैक्टोरियल हमें क्या किया 120 कैलकुलेट करके दिया। कैसे कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको आउटपुट। आप कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं तो वो भी प्रिंटअप स्टेटमेंट पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एक और एग्जांपल कि हम किस तरह से रिकर्सन फंक्शन का यूज करके फिबोनाची सीरीज का यूज कर सकते हैं। देखो फिबोनाची सीरीज होती क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, किसी भी एक सीरीज को पर्टिकुलर छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। देखो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया है फैब 5। अगर फैब 5 को हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या सबसे पहले फैब 4 निकालना पड़ेगा, फैब 3 निकालना पड़ेगा। अब फैब 4 और फैब 3 की फिर इसको तोड़ेंगे, फैब 3 हो जाएगा, फैब 2 हो जाएगा। मतलब एक वैल्यू इधर 1 माइनस करो, इधर 2 माइनस कर दो, ठीक है, इधर 1 माइनस करो, इधर 2 माइनस कर दो, यहाँ ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और ये वाली यहाँ होगी, ठीक है। अब 3 कैलकुलेट करना है आपको। अब इनकी वैल्यू कुछ पहले से डिफाइन करके दी रखी होती है टेबल के अंदर। आप फिबोनाची सीरीज के अंदर देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू कुछ फंक्शंस की वैल्यू, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं फिबोनाची सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंक्लूड डॉट स्टूडियो लिया, ठीक है, इंट फिबोनाची इंटीजर वैल्यू लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन हमारा हो गया, उसके बाद वाइड मेन फंक्शन बनाया। अब यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है भैया, ठीक है। हमने इंटीजर लिया, एक इंटीजर n है, दूसरा इंटीजर क्या है f, यानी दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए। प्रिंटफ हमने किया, एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू एंटर करो भैया, ठीक है। जब n की वैल्यू एंटर करना है, मतलब किसका फिबोनाची सीरीज आपको चाहिए, तो स्कैनअप कर दिया। स्कैनअप में हमने जो भी एड्रेस था उसको स्टोर कर लिया, या फिर जो फिबोनाची और n जो भी नंबर था उसको हमने पास कर दिया, ठीक है, %d कर दिया, जो भी वैल्यू उसको फिर। अब इसको जो फंक्शन को हम कॉल किए, अब यहाँ पे फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तब देखो फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करते हैं। अब देखो इंटीजर हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया फिबोनाची सीरीज बना। अब इफ इज इक्वल टू 0 होगा, अगर फिबोनाची मतलब फंक्शन फेब 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एल्स इफ अगर n की वैल्यू यूजर 1 देता है तब उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। एल्स अदरवाइज क्या करते हैं, जो भी फिबोनाची सीरीज होती है, जिसकी भी हमें फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना होता है। अब मान लो कोई यूजर ने 5 दिया, ठीक है, 5 दिया तो हम 5 माइनस 1, अब इस 5 को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। कैसे, पहला पार्ट क्या होगा फिबोनाची n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 कर देंगे, दूसरा पार्ट n माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 करेंगे। तो क्या आएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो 5 को हमने दो पार्ट्स में, जो फंक्शन फिबोनाची 5 था इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, फिबोनाची 4 हो सकता है, फिबोनाची 3 हो सकता है। 3 को फिर से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। जब दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे फिर देखेंगे। यहाँ पे देखो फिबोनाची n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, n में से 1 जाएगा, मतलब 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी है 3 की वैल्यू क्या आनी है 2 आनी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आनी है 1 आनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आनी है, ठीक है, फिबोनाची। अब 2 की वैल्यू देखो, 2 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा 0 आएगा, इस तरह से। अब 1 और 0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 की वैल्यू हमने देखा 1 ही आएगा, 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही आएगी। अब उसी तरह 1 और 0 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 1, मतलब 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, इस 2 की वैल्यू 1 आ रही है। अब 3 की वैल्यू मिला के कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू कितना आई 2 आई, और 1 के यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 आई है। अब 3 और 2 और 1 को हमने ऐड किया तो 4 की वैल्यू क्या हो गई 3 आ गई, ठीक है, 4 की वैल्यू 3 आ गई। अब इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 3 को कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 1 में जाएगा, और 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 0 में जाएगा। 1 और 0 यानी 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, यानी कह सकते हैं 3 की वैल्यू सीधे सीधे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो कुछ इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट होके मिलती है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज के अंदर। अब जैसे आउटपुट हमने दिया 9, जब 9 दिया तो इसकी वैल्यू 4 प्रिंट होके आएगी। एंटर द नंबर ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 9 दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई
4 प्रिंट होके आई। ठीक है, एक मिनट, 4 नहीं 144 होना चाहिए। ठीक है, 144 होगा। ठीक है, 144 आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।